Hello student, how are you? In previous video we complete our third chapter. हमने अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी को डेली अपनी रूटीन में कॉपी चेक करवानी है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तब अपनी कॉपी चेक करवाते हैं। आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके आप कुछ बन पाओगे। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के घर वाले उनको बोलते हैं आप डीसी बनोगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे, क्लैट की तैयारी करोगे, लेकिन ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, डेली रूटीन का काम नहीं करोगे। आपको अपनी पढ़ाई में सीरियस होना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ बन पाओगे। अगर आपके हिसाब बोलने से अगर सब कुछ बन जाए तो सभी डीसी बने फिरेंगे यहाँ पे। आपको उसके लिए डेली रूटीन में काम करना पड़ेगा और शाम तक आपको जो मैं काम करवाऊं उसकी कॉपी चेक करवानी पड़ेगी। जितना भी काम करवा दिया उसी की शाम को कॉपी चेक करवा दो। अगर किसी स्टूडेंट का पीछे का काम बचा है तो उसको आप बाद में कर लें, लेकिन जो आज मैंने करवाया है बोर्ड पे उसको शाम तक चेक करवा दें। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। हमने थर्ड चैप्टर में अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में पढ़ा। अब हम मैप के जानने लगे हैं, वर्ल्ड का मैप कैसे है। वर्ल्ड के मैप में हमें 29% है वो कॉन्टिनेंट का पार्ट है और जो 71% है वो ओशियन का पार्ट है। ये ओशियन और कॉन्टिनेंट कैसे बने इसके बारे में कई प्रकार की थ्योरी है। हम सोचते हैं कि ओशियन और कॉन्टिनेंट जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रीवियस पास्ट पीरियड में भी ऐसे ही रहे होंगे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे, हम ये सोचते हैं। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट और ओशियन हमें दिखाई देते हैं, ये जो हमें इस सिचुएशन में दिखाई देते हैं पहले इस सिचुएशन में नहीं थे और आगे आने वाले समय में भी इनकी जो वर्तमान पोजीशन है वो नहीं रहेगी, इससे कुछ अलग होती रहेगी। इसमें चेंज होता रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता। इसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले थ्योरी आई थी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। 1912 में एक जियोग्राफर का नाम है अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ये एक जर्मन के मेट्रोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही 1912 में सबसे पहले कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो कॉन्टिनेंट है बहुत समय पहले ये कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट हुआ करते थे जिसका नाम था पैंजिया। ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ के अंदर ये थी इक्वेटर लाइन और ये था पेंजिया। अल्फ्रेड वैगनर ने बताया पेंजिया कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसमें सभी कॉन्टिनेंट मिले हुए थे और इसके चारों ओर एक ओशियन था जो सभी ओशियन से मिलकर बना था, ऑल वाटर बॉडीज। इसको इसने बोला था पैंथलासा।
जो इसके जो बीच में एक ओशियन बच गया, इसको टेथिस सी बोला गया। टेथिस सी। वैगनर ने बताया कि बहुत समय पहले सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, कंबाइंड थे, और इनके चारों ओर सिर्फ एक ही ओशियन था जिसका नाम था पैंथलासा। और सुपर कॉन्टिनेंट का 20% नॉर्थ साइड में था और 80% साउथ साइड में था। लेकिन प्रेजेंट में पोजीशन क्या है कि ये 20% नॉर्थ, 80% नॉर्थ में आ गया है और 20% साउथ में है ये कॉन्टिनेंट। यह है प्रेजेंट पोजीशन। और इसके बाद में 200 मिलियन ईयर एगो इसमें स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया और ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो था लोरेंसिया, जब ये पैंजिया ब्रेक हुआ तो मेन ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लौरेसिया और गोंडवाना लैंड। लोरेसिया और गोंडवाना लैंड। और फर्दर आगे आने वाले समय में इसके कई पार्ट में यह डिवाइड होता गया। और इसी के बाद में हमारे जो नॉर्थ में था वो था लोरेंसिया, ऊपरी पार्ट था इसका, वो था लोरेसिया। और जो निचला पार्ट था वो था गोंडवाना। तो जो नीचे वाले कॉन्टिनेंट है, साउथ कॉन्टिनेंट में है, वो गोंडवाना कॉन्टिनेंट से बने हुए हैं। और जो ऊपर वाले जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका लोरेसिया से बना हुआ है, यूरोप लोरेसिया से बना हुआ है। और जो नीचे वाले गोंडवाना लैंड से, जो साउथ अमेरिका है वो गोंडवाना लैंड से, अफ्रीका है वो गोंडवाना से, ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना से, इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो भी गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। इस प्रकार की थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। और अब हम बात करते हैं इससे आगे इसके बारे में हमें क्या क्या एविडेंस मिले। इस थ्योरी के आने से पहले भी कई प्रकार के ज्योग्राफर थे। एक तो था अब्राहम, एक ओंटारियो और एक अब्राहम ज्योग्राफर ने भी बताया था कि मैप को मिला दें तो एक हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये कॉन्टिनेंट एक है। लेकिन ये 1912 से पहले की बात है। जो ज्योग्राफर आए थे उनका इतना विशेष महत्व नहीं है। विशेष महत्व है 1912 की कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी के सपोर्ट में कौन कौन से एविडेंस है जो ये साबित करते हैं कि ये थ्योरी सही है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट एविडेंस है जिग्साफिट। इसको जिग्साफिट बोलते हैं। इसमें जो कॉन्टिनेंट है उनके जो पार्ट है वो एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। जैसे कि ये इस तरह ये हो गया, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका और ये है अफ्रीका। ये जो साउथ अमेरिका का पार्ट है
ये अफ्रीका के इस पार्ट में बिल्कुल जाके सेम समा सकता है और ये भी इसमें ऐसे जुड़ सकता है। तो ये हमें ऐसे लगेगा कि बिल्कुल इसमें फिट हो जाता है। कॉन्टिनेंट की इतनी परफेक्ट मैचिंग होती है कि ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल पहले एक समय में एक जैसे थे। बुलार्ड ने एक मैप बनाया था 1964 में, जिसमें अंटार्कटिका के ऊपर भी था कि वो सभी इस तरह से प्रतीत होते हैं कि वो बिल्कुल, जिसमें अंटार्कटिका बे ऑफ बंगाल में फिट हो जाएगा, मेडागास्कर अरेबियन सी में। इस प्रकार से सभी कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं अगर उनको जोड़ के देखा जाए तो। यह है जिग्सा फिट। और सेकंड है the rocks are same age. The rocks are same age. Similar rocks भी बोल सकते हैं in the continent। जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है उसका डेवलपमेंट रिसेंट पीरियड में ही हुई है। उससे हमें रॉक्स की एज का पता लग सकता है कि इस रॉक की एज कितनी है और ये किस प्रकार की है, इस कॉन्टिनेंट में कैसी है, दूसरे कॉन्टिनेंट में कैसी है। जो डेवलप हुई है ये है, थोड़ा सा ये सही नहीं बन रहा मैप, साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका। इन दोनों में एक तो अफ्रीका की यहां पे जो रॉक है और ब्राजील की इस साइड में जो कि साउथ अमेरिका में है, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इनकी जो ये रॉक है इस साइड में, इसकी अफ्रीकन कंट्री के वेस्टर्न पार्ट में और साउथ अमेरिकन के ईस्टर्न पार्ट में ये रॉक्स आपस में मिलती हैं। ये दोनों रॉक्स 2000 ईयर पहले ही बनी थी और तभी ये सेम टाइप की बनी हुई है। इससे हमें लगता है कि ये अफ्रीका और अमेरिका दोनों आपस में जुड़े हुए थे। अगर ये बनाने में थोड़ा गलत दिख रहा है, अगर आप इसको रियल मैप में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है टिलीट। टिलीट क्या है? ये एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक जो कि फॉर्म्ड बाय, जो कि ग्लेशियर के डिपॉजिट से बनती है, ग्लेशियर डिपोजिशन। टिलीट क्या है? ये थर्ड एविडेंस है सपोर्ट में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के। थर्ड एविडेंस में टिलीट एक सेडिमेंट्री रॉक है जो ग्लेशियर के डिपॉजिट से बनती है और यह इंडिया के गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड मिलती है और इसके साथ साउथर्न हेमिस्फीयर के सिक्स प्लेस और है जहां पे ये टिलाइट हमें मिलती है। मीन जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है ये इंडिया लैंड के साथ साथ, इंडिया के गोंडवाना लैंड के साथ साथ 6 प्लेसों पे और मिलती है, जिनमें प्रमुख है
फोकलैंड आइसलैंड, सेकंड है अफ्रीका, और थर्ड है मेडागास्कर, और फिर है अंटार्कटिका, और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। ये 6 प्लेस है, 2 यहां पे है अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया, फोकलैंड अफ्रीका और मेडागास्कर। इससे हमें यह पता चलता है कि जो प्रीवियस पीरियड था उसमें ये सभी ट्रिलाइट रॉक के बने हुए थे। इस कारण इनकी रॉक स्ट्रक्चर एक जैसा था। बस यही है टिलाइट में। आपको इस टिलाइट के बारे में सिर्फ 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी है, इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिस्क्राइब करोगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मेन पॉइंट लिखने हैं, मेन पॉइंट की 2-2, 3-3 लाइनें, इसके अनुसार आप डिस्क्राइब करोगे तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और ज्यादा आप पे बर्डन भी नहीं होगा। हमारा 4th पॉइंट है प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट ये कहां पे होता है? जब कोई अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग प्लेस पे एक जैसे हमें डिपॉजिट मिले। एक तो है घाना अफ्रीकन कंट्री है, ये हो गया अफ्रीका। ये हो गया ब्राजील। थोड़ा बार बार मैप बनाओ तो प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। घाना यहाँ पे है, ब्राजील में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट हुई है, और यहाँ पे जो रॉक है वो अब्सेंस है, रॉक का डिपोजिशन यहाँ पे नहीं है। यही सेम कंडीशन ब्राजील में है। यहाँ पे गोल्ड प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं। ये है गाना कंट्री जो कि अफ्रीका में पड़ती है, और ये सेम गोल्ड डिपॉजिट ब्राजीलियन कंट्री में मिलते हैं, जिससे हमें यह पता लगता है कि कभी ना कभी ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। सिंपल वर्डों में 2-2 लाइन लिखनी है। सिमिलर फॉसिल्स। अब बात करते हैं वेजिटेशन और जीव जंतु। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिमिलर इन फॉसिल्स। क्या है कि एक लेमूर नाम का LEMOUR लेमूर नाम का जीव है जो इंडिया में, अफ्रीका में और मेडागास्कर में मिलता है। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, ज्यादातर वेस्टर्न पार्ट में, अफ्रीकन कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में और मेडागास्कर में लेमूर नाम का एक जीव मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये कभी न कभी आपस में जुड़े होंगे। एक और जीव है मेसोर्स। इसकी स्पेलिंग आप थोड़ी बुक से देख लें। ये अफ्रीका के कैप नाम का एक प्रांत है, अफ्रीकन इन साउथ अफ्रीका में है। ये साउथ अफ्रीका के कैप में मिलता है और साउथ अमेरिका के ब्राजील में मिलता है। ब्राजील के पास
कैप के और ब्राजील के पास इनकी जो कई प्रकार की स्क्रैचेस और इनकी हड्डियां मिली हैं, जिससे क्या पता लगता है कि ये जीव मेसोस नाम का जो जीव है ये इन दोनों कंट्री में रहता होगा प्रीवियस ईयर में। इससे हमें पता लगता है कि ये आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। लेमूर नाम का भी, बस इनके बारे में भी सिर्फ 2-2 लाइन लिखनी है। अब बात करते हैं एविडेंस के बारे में। हमने पढ़ लिया कि ये किस कारण हुआ होगा कि इनमें विखंडन हुआ है, किस कारण इनका विखंडन हुआ है। अब बात करेंगे फोर्स का। एविडेंस के बारे में तो हमने बात कर ली, 5 पॉइंट थे। पैंजिया का 2 भागों में बंटना, उसके बाद में उसके अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड होना, ये किस प्रकार सोच सकते हैं हम कि किस कारण हुआ होगा। इसके सिर्फ वैगनर ने 2 ही कारण बताए हैं। एक तो बताया है पोल फ्लिंग फोर्स, और सेकंड फोर्स बताया है टाइडल फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स क्या होता है कि जो अर्थ रोटेट करती है उसी के कारण इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा दबाव होता है, इक्वेटर लाइन पे, और इसी के कारण एक फोर्स जनरेट हुआ है जिसे पोल फ्लिंग फोर्स बोलते हैं, और इसी से इसका विखंडन हुआ है, स्लिप हुआ है। अब सेकंड है टाइडल फोर्स। सन और मून के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसको ऊर्जा मिली, जिस कारण इसमें पैंजिया में विखंडन हुआ। ये भी वैगनर साहब ने बताया था। आप थोड़ा बुक में देख के इसको और डिस्क्राइब कर लें। हमारा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी खत्म हो गया है। आप बुक में से देख के, जहां पे आपको कोई स्पेलिंग में डाउट लगे, कोई और दिक्कत आए, तो आप उसको बुक से देखें। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ लें। ये बिल्कुल आसान है। इसके जो पॉइंट है वो आपको छोटे छोटे लिखने हैं, मेन बातें आनी चाहिए इसमें। अगर आप ज्यादा डिस्क्राइब करोगे तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और शाम तक कॉपी चेक करा देना। ओके।